तो हेडिंग डाल लीजिए उसमें, यहाँ पे देखेंगे केस नली में द्रव की ऊंचाई ज्ञात होने पर पृष्ठ तनाव की गणना कैसे करेंगे। तो इसके लिए यहाँ पे सूत्र है, पृष्ठ तनाव है R इंटू एच, ठीक है, और D जो है ये द्रव का घनत्व है, और G गुरुत्वीय त्वरण बटा 2 cos थीटा। ठीक, तो यहाँ पे जो R है यह केस नली की त्रिज्या, H है केस नली में द्रव की ऊंचाई, D है द्रव का घनत्व यानी डेंसिटी, और G तो सबको पता है गुरुत्वीय त्वरण। और थीटा जो है इसको बोलते हैं स्पर्श कोण। ठीक, तो इस प्रकार से इस सूत्र से हम क्या निकाल सकते हैं यहाँ पे पृष्ठ तनाव। तो टी क्या है यहाँ पे, टी क्या है पृष्ठ तनाव। तो पृष्ठ तनाव का जो मान है इस सूत्र से हम यहाँ पे निकाल सकते हैं। तो जैसे मैंने बताया था कि जो केशिकत्व का मुख्य कारण क्या है, केशिकत्व यानी केस नली में द्रव का ऊपर चढ़ना या नीचे दबना, है ना, उसको केशिकत्व बोलते हैं। तो केशिकत्व का मुख्य कारण क्या होता है, तो केशिकत्व का मुख्य कारण यहाँ पे क्या होता है, पृष्ठ तनाव होता है। ठीक, तो जैसे उस दिन बता रहा था मैं यहाँ पे कि जैसे मान लीजिए कोई एक ये बर्तन है और इसके अंदर में कोई द्रव यहाँ पे भरा हुआ है, जैसे मान लो जल है, जल भरा हुआ है इसके अंदर में। ठीक, तो इसके अंदर यदि हम क्या करते हैं, किसी केस नली को इसके अंदर में डुबोते हैं, इसको थोड़ा सा चौड़ा बना लेते हैं। तो जैसे कोई केस नली है और इस केस नली को हम इसके अंदर में डुबोते हैं, तो हम देखते हैं कि इस केस नली में जो द्रव है वो द्रव इस प्रकार से चढ़ जाता है ना। और यहाँ पे जो ये बर्तन होता है, इस बर्तन में भी जो द्रव होता है उस द्रव का जो मेनिस्कस है वो मेनिस्कस कैसा रहता है, इस प्रकार से, है ना, अवतल रहता है। और जो द्रव चढ़ता है वो भी कैसा रहता है, यहाँ पे उसका मेनिस्कस भी कैसा होता है, अवतल। मेनिस्कस यानी बताया था उसकी सतह द्रव की, उसको क्या बोलते हैं, मेनिस्कस बोलते हैं। तो ये जो द्रव की सतह है ये कैसी है यहाँ पे, ठीक है, अवतल है। यहाँ पे भी कैसा है, अवतल है ना, अवतल होता है तभी चढ़ता है, उत्तल होता है तो नहीं चढ़ता है, वो नीचे दब जाता है। तो यहाँ पे यदि देखेंगे कि जो ये द्रव की सतह पर यहाँ पे पृष्ठ तनाव कार्य करता है ना, पृष्ठ तनाव कहाँ पे कार्य करता है, द्रव की सतह पर। तो वो जो द्रव की सतह पर पृष्ठ तनाव कार्य करेगा, ठीक है, यदि हम यहाँ से क्या करते हैं, स्पर्श रेखा खींचते हैं ऐसा, तो इस स्पर्श रेखीय दिशा में ही क्या होता है, यहाँ पे पृष्ठ तनाव होता है। ठीक है, तो ये पृष्ठ तनाव हो गया, जिसको हम किससे दर्शाएंगे यहाँ पे, टी से। तो ये पृष्ठ तनाव कैसा होता है, स्पर्श रेखीय होता है ये। अब इसके विपरीत जो प्रतिक्रिया बल है, वो प्रतिक्रिया बल इसके जस्ट विपरीत होगा यहाँ पे। ठीक है, तो इस प्रकार की एक सरल रेखा आ जाएगी यहाँ पे, जिसको हम क्या बोलेंगे, वो प्रतिक्रिया बल है ऐसे। तो ये प्रतिक्रिया बल क्या हो जाएगा, आर। तो यदि ये कोण स्पर्श कोण है, जिसको हम थीटा बोलते हैं, तो ये कोण भी क्या होगा, यहाँ पे स्पर्श कोण होगा, थीटा होगा। ठीक, तो इस प्रतिक्रिया बल के दो घटक होंगे। तो प्रतिक्रिया बल हमेशा किसके बराबर होता है, क्रिया बल के बराबर होता है। तो क्रिया बल क्या है, पृष्ठ तनाव है, तो प्रतिक्रिया बल क्या है, आर है। तो क्रिया और प्रतिक्रिया बल दोनों कैसे होते हैं, आपस में बराबर होते हैं। तो इस आर का जो एक घटक है ना, वो कैसा रहेगा यहाँ पे, ऊर्ध्वाधर घटक, और दूसरा कैसा रहेगा, क्षैतिज घटक। तो यहाँ पे इसका एक घटक होगा यहाँ पे आर साइन थीटा, और दूसरा जो ऊर्ध्वाधर घटक होगा वो इस दिशा में होगा, और इसको क्या बोलेंगे हम यहाँ पे, आर कॉस थीटा। तो आर कॉस थीटा बोलिए या टी कॉस थीटा बोलिए, दोनों एक ही हैं, क्योंकि आर और टी बराबर होते हैं। ठीक, तो यहाँ पे देखेंगे कि जो पृष्ठ तनाव है, इस पृष्ठ तनाव का एक घटक टी कॉस थीटा कैसे कार्य करता है, ये ऊर्ध्वाधर। और इसी के कारण जो द्रव है ना, द्रव ऊर्ध्वाधर काम कर रहा है, तो जो
टी क्या है, तनाव है, पृष्ठ का तनाव है। तो पृष्ठ का तनाव कैसे कार्य कर रहा है, ऊर्ध्वाधर कार्य कर रहा है। तो जब ऊर्ध्वाधर कार्य करेगा तो द्रव को क्या करेगा, वो ऊपर की ओर खींचेगा। ठीक है, तो मैंने लिखवा दिया, शायद आप लोग लिख चुके हो, इसको नहीं लिखे हो, कि केशिकत्व का मुख्य कारण क्या होता है, यहाँ पे पृष्ठ तनाव होता है ना। तो इसको आपको याद रखना है। तो इसी तरह से इन्हीं मेथड्स के द्वारा हमने क्या किया है, ये फार्मूला यहाँ पे कैलकुलेट किया है। तो यहाँ पे जो पृष्ठ तनाव का फार्मूला हमारे पास में आया, तो ये इस केस नली की त्रिज्या हो गई, ठीक है, इसमें ये द्रव की ऊंचाई हो गई है, तो ये द्रव की ऊंचाई हो जाएगी h, ठीक। और d जो है इस द्रव का घनत्व हो जाएगा, और g तो पता ही है गुरुत्व त्वरण, और थीटा क्या होता है, स्पर्श कोण। तो स्पर्श कोण की कौन सी वैल्यू लेते हैं, कोसाइन वैल्यू यहाँ पे लेंगे, ठीक। अब यहाँ पे ये सूत्र हमको जो बताता है ना, ये क्या बता रहे हैं यहाँ पे, कि इस सूत्र में यदि हम r और h के मान की गणना करेंगे, तो r और h का मान क्या हो जाएगा यहाँ पे, तो इसको लिखोगे 2t cos थीटा, ठीक है, मल्टीप्लाई हो जाएगा अपॉन क्या हो जाएगा, d/g। तो द्रव का घनत्व कैसी राशि है, स्थिर होता है ना, घनत्व परिवर्तित नहीं होगा, तो घनत्व स्थिर होता है, गुरुत्व त्वरण भी स्थिर है, ठीक है, और स्पर्श कोण भी स्थिर है, और टी भी स्थिर है। तो यदि ये सब स्थिर हैं, तो r/h जो है वो क्या होता है, ठीक है, तो ये यहाँ पे एक स्थिरांक हो जाता है। तो ये स्थिरांक हमको बताता है कि केस नली में जो द्रव चढ़ेगा, है ना, वो किसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा, किसके वितक्रमानुपाती होगा, केस नली की त्रिज्या के। यदि केस नली की त्रिज्या बढ़ेगी तो द्रव क्या होगा, कम ऊंचाई तक चढ़ेगा। यानी जितनी ज्यादा चौड़ी, जितनी ज्यादा क्षेत्रफल की आप केस नली यूज करोगे, उतना द्रव कम ऊंचाई तक चढ़ेगा, और जितनी पतली यूज करोगे उतना उसमें द्रव क्या होगा, ज्यादा ऊंचाई तक चढ़ेगा। ठीक है, तो ये आपको यहाँ पे याद रखना है, ठीक, कि केस नली में द्रव की ऊंचाई उसकी त्रिज्या की क्या होती है, व्युत्क्रमानुपाती होती है। तो आपको याद रखना है कि केस नली की त्रिज्या घटने पर ठीक है, केस नली की त्रिज्या घटने पर द्रव की ऊंचाई बढ़ती है। ठीक है, तो ये जो नियम है, इस नियम को क्या बोलते हैं यहाँ पे, जूरियन का नियम इसको बोलते हैं। ठीक है, तो इस नियम को क्या बोला जाता है यहाँ पे, जूरियन का नियम इसको बोला जाता है, जूरियन। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं यहाँ पे, जूरियन बोलते हैं, जूरियन का नियम। तो जूरियन का नियम इसको बोलते हैं। ठीक है, दूसरा यहाँ पे देखेंगे कि जो केस नली में द्रव की ऊंचाई है, यदि टी स्थिरांक है, 2 cos थीटा स्थिरांक है ना, ये सब स्थिरांक है, त्रिज्या भी स्थिर है, घनत्व भी स्थिर है, तो यहाँ पे h और g एक दूसरे के क्या है, गुणांक में, मल्टीपल में। तो हम क्या बोल सकते हैं कि यहाँ पे केस नली में जो द्रव की ऊंचाई होगी वो गुरुत्व त्वरण के क्या होगी, व्युत्क्रमानुपाती होगी। ठीक है, तो यदि गुरुत्व त्वरण जो है ये घटेगा तो केस नली में द्रव की ऊंचाई क्या होगी, बढ़ेगी। वैसे तो हमारी पृथ्वी पे गुरुत्व त्वरण हम क्या मानते हैं, समान है ना, ध्रुवों पे बढ़ता है ना, ध्रुवों की ओर जाते हो तो बढ़ता है, पृथ्वी की सतह से ऊंचाई पे घटता है, गहराई पे घटता है। तो यदि इस गुरुत्व त्वरण का मान परिवर्तित होगा तो केस नली में जो द्रव की ऊंचाई है वो भी क्या होगी, परिवर्तित हो जाएगी। तो गुरुत्व त्वरण का मान यदि शून्य होगा तो क्या होगा, ठीक है, तो गुरुत्व त्वरण का मान कहाँ पे शून्य होता है, तो पृथ्वी के केंद्र पर, तो पृथ्वी के केंद्र पर गुरुत्व त्वरण का मान शून्य होता है। और दूसरा, जो उपग्रह होते हैं, उपग्रहों पर गुरुत्व त्वरण का मान क्या होता है, शून्य होता है। तो जब इसका मान शून्य होगा तो यहाँ पे जो ऊंचाई होगी वो ऊंचाई कैसी हो जाएगी, अनंत हो जाएगी, है ना, 1/0 यानी क्या होता है, अनंत। यानी कि केस नली कितनी भी पतली, मतलब कितनी भी लंबी हो, उसमें जो द्रव है वो उसकी पूरी ऊंचाई तक चढ़ जाएगा। तो यदि बोलता है कि केस नली को पृथ्वी के केंद्र में ले जाते हैं या उपग्रह पे ले जाते हैं,
ठीक। तो उस स्थिति में उसमें द्रव की ऊंचाई कितनी होगी, तो केस नली की जितनी लंबाई होगी उतनी ही उसमें द्रव की ऊंचाई रहेगी। इतना समझ में आया। दूसरा यदि बोलता है कि हमने इस सूत्र से गणना कर ली और गणना करने के बाद में हमको ये पता चला कि हमारा जो द्रव है वो केस नली में चढ़ेगा कितना मीटर तक, 10 मीटर तक। ठीक। तो हमने गणना कर ली कि हमारा जो द्रव है वो केस नली में कितना मीटर तक चढ़ेगा, 10 मीटर तक। लेकिन हमारी जो केस नली है वो 5 मीटर लंबी है। केस नली कितने मीटर लंबी है, 5 मीटर लंबी है। तो क्या होगा वहां पे, तो केस नली को जब हम डुबोएंगे तो द्रव को बाहर आ जाना चाहिए, लेकिन द्रव वहां पे बाहर नहीं आएगा। ठीक है। तो द्रव जो है, यदि द्रव की ऊंचाई केस नली की लंबाई से अधिक होती है तो केस नली को जब हम द्रव में डुबोएंगे तो द्रव बाहर नहीं आएगा। द्रव इसके ऊपर में यहाँ पे क्या होगा, एक बड़ी गोल बूंद के रूप में जमा हो जाएगा। ठीक है। और वो बाहर नहीं आएगा। आई बात समझ में। तो इसको भी आपको यहाँ पे याद रखना है। तो इसको नोट कर लियो सब, इसको नोट कर लीजिए पहले। ठीक है, इसमें लिखिए, नोट करिए इसमें, यदि यदि केस नली यदि केस नली की ऊंचाई द्रव की ऊंचाई से कम हो, द्रव की ऊंचाई से कम हो, तो द्रव बाहर नहीं गिरता है, तो द्रव बाहर नहीं गिरता है, बल्कि केस नली के ऊपर एक बड़ी बूंद के रूप में जमा हो जाता है। केस नली के ऊपर एक बड़ी बूंद के रूप में जमा हो जाता है। नेक्स्ट पॉइंट, पृथ्वी के केंद्र तथा उपग्रहों पर पृथ्वी के केंद्र तथा उपग्रहों पर गुरुत्व त्वरण का मान 0 होता है। गुरुत्व त्वरण, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन का मान 0 होता है। इसलिए केस नली कितनी भी लंबी हो, केस नली कितनी भी लंबी हो, इसलिए केस नली कितनी भी लंबी हो, द्रव उसके दूसरे सिरे पर पहुंच जाएगा। द्रव उसके दूसरे सिरे पर पहुंच जाएगा। ठीक। उसके बाद में नेक्स्ट लिखिए क्वेश्चन लिखिए, स्वच्छ जल या शुद्ध जल तथा स्वच्छ चांदी, शुद्ध जल तथा स्वच्छ चांदी का स्पर्श कोण 90 डिग्री होता है, 90 डिग्री होता है। चांदी की केस नली को शुद्ध जल में डुबोने पर जल नली में
खालिस्तान होगा, जल नली में खालिस्तान होगा, तो स्पर्श कोण का मान कितना है यहाँ पे 90 डिग्री है। ठीक है, तो 90 डिग्री है तो ना तो उसमें चढ़ेगा और ना ही उसमें उतरेगा, तो उसमें नेक्स्ट आंसर लिखिए, ना तो चढ़ेगा और ना ही उतरेगा। तो जल का स्तर कैसा रहेगा समान, ना तो चढ़ेगा ना उतरेगा। ठीक है, तो यदि जल का स्तर हम देखेंगे उसमें, तो जल का स्तर यहाँ पे ऐसा समान रहेगा। तो जल इसमें जितना है केस नली में भी जल का स्तर कैसा रहेगा समान रहेगा, तो जल ना तो चढ़ेगा और ना ही उसमें वो उतरेगा। ठीक, उसके बाद में नेक्स्ट किए क्वेश्चन, केस नली की त्रिज्या, केस नली की रेडियस, केस नली की त्रिज्या, केस नली की रेडियस डबल करने पर, दुगनी करने पर उसमें चढ़ने वाले जल के स्तंभ की, उसमें चढ़ने वाले जल के कॉलम की, जल के स्तंभ की ऊंचाई क्या होगी, उसमें चढ़ने वाले जल के कॉलम की, स्तंभ की ऊंचाई क्या होगी। ठीक, तो हमें पता है ऊंचाई और त्रिज्या क्या है, एक दूसरे के व्युत्क्रमानुपाती हैं, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। ठीक, तो यदि इसको आप डबल कर दोगे तो ये क्या हो जाएगी यहाँ पे हाफ। ठीक है, या एच आर। ठीक है, ये एक इक्वेशन बन जाएगा और दूसरा इक्वेशन बन जाएगा यहाँ पे ये आर, दोनों का क्या ले लोगे रेशियो। ठीक, तो H2 अपॉन H1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा R1 अपॉन R2 जाएगा, तो ये हो जाएगा H2 इज इक्वल टू H1, और जो पहली वाली त्रिज्या है R और दूसरी वाली त्रिज्या को क्या बोला है कि त्रिज्या को क्या कर रहे हैं डबल कर दे रहे हैं, तो पहली वाली त्रिज्या का क्या होगा ये डबल हो जाएगा, तो डबल करोगे तो 2R1 हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, तो H2 क्या हो जाएगा H1/2। ठीक है, तो त्रिज्या को क्या कर रहे हैं हम वहां पे, क्या कर रहे हैं त्रिज्या को, कुछ गड़बड़ हुआ क्या, त्रिज्या को क्या दिया है, क्वेश्चन क्या दिया है उसमें, त्रिज्या को डबल कर रहे हैं ना। ठीक, डबल कर रहे हैं तो क्या हो जाएगा आधी हो जाएगा, बोला त्रिज्या को आधी तो नहीं कर रहे हैं, तो त्रिज्या को हम डबल कर रहे हैं तो ऊंचाई क्या हो जाएगी आधी। तो इतना करने का भी जरूरत नहीं है, डायरेक्ट यहीं से देख लेंगे कि त्रिज्या को डबल कर रहे हैं, डबल करोगे तो 1/2 हो जाएगा, 1/2 यानी क्या हो जाएगा आधा हो जाएगा। उसके बाद में नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे कि जो गोली पृष्ठ होता है उसके अंदर अतिरिक्त दाब क्या होता है। ठीक है, तो उसमें हेडिंग डालिएगा गोलीय पृष्ठ के अंदर अतिरिक्त दाब। गोलीय पृष्ठ के अंदर अतिरिक्त दाब। ठीक, तो जैसे हम देखेंगे कि कोई पात्र है इस प्रकार से ये, और इस पात्र में यहाँ पे जो जल है वो इस प्रकार से भरा हुआ है। ठीक, तो इस प्रकार से यहाँ पे जल या कोई द्रव भरा हुआ है, तो इस पर जो पृष्ठ तनाव है ये, ठीक है, ये इसका पृष्ठ तनाव इस डायरेक्शन में होगा, पृष्ठ तनाव इस डायरेक्शन में होगा। ठीक है, और दूसरा मैंने बताया था कि यहाँ पे जो द्रव होता है इस द्रव के ऊपर से एक वायुमंडलीय दाब काम करता है P1, और दूसरा द्रव का आंतरिक दाब होता है P2, ये इस प्रकार से कार्य करते हैं। तो हम देखेंगे कि यदि वृत्त की सतह कैसे, द्रव की सतह कैसी है समतल है, तो यदि हम देखेंगे कि द्रव की सतह समतल है यानी प्लेन, उसकी सतह कैसी है, उसकी सरफेस कैसी है प्लेन है, तो यहाँ पे जितने भी एटम होंगे, जितने भी अणु होंगे उन पर पृष्ठ तनाव कैसा होगा इक्वल एंड अपोजिट होगा। तो
तो यहाँ पे जो नेट बल होगा, कुल बल होगा, वो कैसा होगा, यहाँ पे शून्य होगा। बस समझ में आई? तो द्रव की सतह समतल होने पर, ठीक है, द्रव के पृष्ठ के समस्त, द्रव के पृष्ठ के समस्त अणुओं पर, एटम पर तनाव बल का मान, नेट लिख देते हैं, नेट तनाव बल का मान शून्य होता है। ठीक है, पर नेट यानी टोटल या कुल तनाव बल का मान शून्य होता है, तथा P1 इज इक्वल टू P2 होता है। तो P1 और P2 का मान क्या होता है, बराबर, यानी कि बाह्य दाब वायुमंडलीय दाब बराबर क्या होता है, आंतरिक दाब होता है। तो इस स्थिति में जो द्रव है वो कैसा होता है, संतुलन की स्थिति में होता है। ठीक है, तो द्रव संतुलन की स्थिति में होता है। बात समझ आ गई ना, कि कोई भी पृष्ठ है, उस पृष्ठ पे आप इधर से जितना बल लगा रहे हो, उधर से भी इतना बल लगा रहे हो, इधर से जितना लगा रहे हो, इधर से भी उतना लगा रहे हो, तो नेट बल क्या हो जाएगा, शून्य हो जाएगा। ठीक, ऊपर जितना बल लगा रहे हो या जितना ऊपर से दबाव डाल रहे हो, नीचे से भी उतना दबाव डाल रहे हो। ठीक, तो यहाँ पे सब जगह से दबाव और तनाव कैसे हैं, बराबर हैं। तो हम क्या बोलेंगे, द्रव कैसी स्थिति में है, यहाँ पे संतुलन की स्थिति में होगा। ठीक, लेकिन क्या होता है कि यदि मान लीजिए द्रव का जो पृष्ठ है वो कुछ इस प्रकार से है, ठीक है, तो ये कैसा है, उत्तल पृष्ठ है। तो ये उत्तल पृष्ठ यानी सतह का द्रव है। तो ये जो उत्तल पृष्ठ का द्रव है ना, इसमें भी क्या कर रहा है, यहाँ पे ये सरफेस टेंशन यहाँ पे काम कर रही है, ये सरफेस टेंशन यहाँ पे काम कर रही है, ये इसका केंद्र हो गया। ठीक, तो यहाँ पे यदि देखेंगे कि ऊपर से क्या आ रहा है, एक दबाव आ रहा है, वायुमंडलीय दबाव आ रहा है P1, और ये जो द्रव है, इस द्रव का तनाव है यहाँ पे P2। ठीक है, तो यहाँ पे कौन सा तनाव ज्यादा दिख रहा है हमको, तो हमको ये दिख रहा है कि P2 जो तनाव है ये ज्यादा है। क्यों ज्यादा है ये, तो P2 तनाव इसलिए ज्यादा है क्योंकि इसको उठा दिया है इसने। ठीक है, यदि P1 ज्यादा होता तो दबा के रखता इसको। तो अभी कैसा तनाव ज्यादा है, यहाँ पे P2 ज्यादा है। ठीक है, तो P2 का जो दबाव है वो ज्यादा है यहाँ पे। तो यदि हमको इसको संतुलन की स्थिति में रखना है, तो यहाँ पे जो पृष्ठ तनाव है इसके ऊपर में क्या करेगा, एक बल आरोपित करेगा। ठीक है, और उस बल की दिशा कैसी रहेगी, ठीक, तब ये जो द्रव है ये क्या रहेगा, संतुलन की स्थिति में रहेगा। ठीक है, तो यहां पे देखते हैं उत्तल पृष्ठ का यदि द्रव होता है तो इस द्रव में जो P2 है, P2 यानी आंतरिक दाब है, ये P1 से ज्यादा होता है, बाह्य दाब से ज्यादा होता है। तो संतुलन, या लिख देते हैं द्रव के संतुलन, द्रव के संतुलन हेतु पृष्ठ तनाव के कारण अंदर की ओर एक बल F कार्य करता है। तो ये जो बल F कार्य कर रहा है इसके कारण, ठीक है, अब ये द्रव कैसी स्थिति में रहेगा, ये द्रव अब संतुलन में रहेगा। तो ये क्यों कार्य कर रहा है, संतुलन बनाए रखने के लिए। ठीक है, तो संतुलन बनाए रखने के लिए ये बल नीचे की ओर, अंदर की ओर कार्य करता है। और यदि द्रव का जो पृष्ठ होता है वो इस प्रकार से है यहाँ पे, ठीक, तो यहाँ पे हम देखेंगे कि जो आपका पृष्ठ तनाव है
वो इस प्रकार से काम कर रहा है, ये पृष्ठ तनाव है। ठीक, और यहाँ पे देखोगे जो बाह्य बल है और ये आंतरिक दाब है, ये बाह्य दाब है और आंतरिक दाब है, तो इसका पृष्ठ कैसा है, यहाँ पे अवतल है। तो द्रव का पृष्ठ अवतल हो तो यदि द्रव का पृष्ठ यहाँ पे अवतल होता है तो यहाँ पे हम देखते हैं कि P1 जो बाह्य बल है, वायु दाब है, वो P2 से क्या है, यहाँ पे ज्यादा है। तो जब P1 P2 से ज्यादा है तो हमको इसको क्या रखना है, संतुलन में रखना है। ठीक है, तो द्रव के संतुलन हेतु अब क्या होना चाहिए कि यहाँ पर एक बल बाहर की ओर कार्य करना चाहिए। ठीक है, जो इसको क्या रखेगा, संतुलन में बनाए रखेगा, नहीं तो बाह्य बल ज्यादा है वो तो दबाते जाएगा इसको। ठीक है, तो यहाँ पे इसके संतुलन के लिए पृष्ठ तनाव के द्वारा एक बल F ऊपर की ओर कार्य करता है। बात समझ में आ गई? तो यदि उत्तल पृष्ठ है तो पृष्ठ तनाव के कारण बल कहां पे कार्य करेगा, अंदर की और भीतर की ओर कार्य करेगा, और यदि अवतल है तो पृष्ठ तनाव के कारण बल कहां पे करेगा, ऊपर की ओर कार्य करेगा। ठीक है, ठीक है, तो होता क्या है कि जैसे पानी की बूंद होती है, तो यदि मान लीजिए कि कोई ऐसे पानी की बूंद है ये, तो पानी की बूंद की जो बाहरी सतह है देखिए कैसी दिख रही है आपको, ये ऐसी दिख रही है ना। इसको यदि हम ऐसे राउंड करेंगे तो क्या बन जाएगा, ये पानी की बूंद बन जाएगी। तो जो पानी की बूंद है उसकी बाहरी सतह भी कैसी होती है, उत्तल पृष्ठ होता है। ठीक है, तो जब उत्तल पृष्ठ होता है तो पानी की बूंद है तो इसकी ये पूरी पृष्ठ हो गई, सतह हो गई, सरफेस हो गई। तो यहाँ पे भी पृष्ठ तनाव के कारण क्या होगा, एक बल अंदर की ओर कार्य करेगा। ठीक है, तो जिसके कारण इसके अंदर जो दाब बल होगा, इसके अंदर का जो दबाव होगा, प्रेशर होगा, दाब होगा, वो बाह्य दाब की तुलना में क्या होगा, बढ़ जाएगा। बात समझ में आ गई? तो यदि पूछता है कि पानी की बूंद के अंदर का जो दाब होता है वो बाह्य दाब की तुलना में क्या होता है, ज्यादा होता है, वायुमंडलीय दाब की तुलना में ज्यादा होता है। ठीक है, तो उसमें नोट करिएगा, उसमें लिखिएगा पानी की बूंद, पानी की बूंद का पृष्ठ यानी सतह, सरफेस, पानी की बूंद का पृष्ठ उत्तल होता है। उत्तल होता है यानी कॉन्वेक्स होता है, उत्तल यानी कॉन्वेक्स होता है। इसलिए उसके अंदर पृष्ठ तनाव के कारण, इसलिए उसके अंदर पृष्ठ तनाव के कारण एक बल कार्य करता है। अतः बूंद के अंदर का दाब, अतः बूंद के अंदर का दाब, प्रेशर वायुमंडलीय दाब की तुलना में अधिक होता है, वायुमंडलीय दाब की तुलना में अधिक होता है। तो बूंद के अंदर का दाब वायुमंडलीय दाब की तुलना में अधिक होता है। तो ये जो बूंद है पानी की, इसके अंदर जो ये अतिरिक्त दाब है ना, एक्स्ट्रा दाब आ गया इसके अंदर में, वायुमंडलीय दाब से ज्यादा है, तो ये एक्स्ट्रा दाब किस पर निर्भर करता है। ठीक है, तो यहाँ पे जो बूंद के अंदर अतिरिक्त दाब जो होता है ये होता है 2T/R। तो T क्या हो गया, पृष्ठ तनाव, और R क्या हो गया, उसकी रेडियस हो गई, बूंद की क्या हो गई, त्रिज्या हो गई। ठीक है, तो यहाँ पे
टी जो होगा ये पृष्ठ तनाव होगा, और आर जो होगा ये बूंद की त्रिज्या होगी। ठीक, तो यदि हम देखेंगे कि बूंद की जो त्रिज्या है यदि वो घटेगी, यदि बूंद की त्रिज्या घटेगी तो उसके अंदर का दाब क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। यानी कि छोटी बूंद के अंदर जो दाब होता है वो बड़ी बूंद की तुलना में अधिक होता है। ठीक, दूसरा यहाँ पे देखेंगे कि वायु के बबल होते हैं, है ना, बबल्स फ्लाई हो गए आप लोग, बबल्स जो होते हैं वायु के बबल होते हैं, उसमें भी अंदर में क्या होगा, दाब होगा। ठीक है, तो वायु के बुलबुले यानी एयर बबल के अंदर जो अतिरिक्त दाब होता है, ये बूंद के अंदर जो अतिरिक्त दाब है इसका डबल होता है। ठीक है, तो वायु के बुलबुले के अंदर जो अतिरिक्त दाब है वो बूंद दाब का क्या हो गया है, डबल हो गया है। तो यदि बोलता है कि वायु, ठीक है, के बुलबुले या बूंद के अंदर जो दाब होता है वो किसके व्यतिक्रमानुपाती होता है, त्रिज्या के। तो छोटी बूंद के अंदर या बुलबुले के अंदर का जो दाब होगा वो बड़ी बूंद या बुलबुले से अधिक होगा। ठीक है, तो आपको याद रखना है कि छोटी बूंद या बुलबुले के अंदर का दाब बड़ी बूंद की तुलना में अधिक होता है। तो यहां पे, ठीक है, तो छोटी बूंद या बुलबुले के अंदर का दाब जो होगा वो बड़ी बूंद की तुलना में क्या होगा, अधिक, क्योंकि छोटी बूंद की त्रिज्या क्या है, कम, तो दाब क्या रहेगा उसमें, अधिक रहेगा। यदि बोलता है छोटी बूंद है और एक बुलबुला है, तो जो बूंद होती है वो इस प्रकार से रहेगी और बुलबुला जो होगा इसके अंदर में एयर होगी। ठीक, तो बुलबुले और बूंद यदि दोनों की त्रिज्या समान है, ठीक है, तो किसके अंदर का दाब अधिक होगा। तो हम देखते हैं कि बुलबुले के अंदर का जो अतिरिक्त दाब होता है इसकी तुलना में दुगना होता है। तो यदि त्रिज्या दोनों की समान है तो इसमें 2t होगा, इसमें 4t होगा। तो किसमें ज्यादा रहेगा, यहाँ पे बुलबुले में ज्यादा रहेगा। ठीक है, तो वही यहाँ पे लिखे हैं, तो बुलबुले में समान त्रिज्या होने पर दाब जो होगा वो ज्यादा रहेगा। ठीक, अब इसके बाद में इसी तरह से क्वेश्चन इसमें पूछ सकता है ना, तो उसको याद रखिए। अब इसके बाद में देखेंगे श्यानता यानी विस्कोसिटी। ठीक, तो उसमें हेडिंग डाल लीजिए श्यानता विस्कोसिटी। तो श्यानता या विस्कोसिटी का मतलब होता है कि जैसे मान लीजिए कोई द्रव है ना, अब द्रव में जो प्रवाह होता है, दो प्रकार के प्रवाह होते हैं, एक होता है उसमें धारा रेखीय प्रवाह होता है और उसमें होता है दूसरा विक्षुब्ध प्रवाह। ठीक है, तो धारा रेखीय प्रवाह किसमें होता है, जैसे आप देखे होंगे कोई नदी है, शांत जल उसमें बह रहा है, तो यदि किसी नदी में शांत जल बह रहा है तो उसमें क्या बोलेंगे, उसका धारा रेखीय प्रवाह है। और यदि देखिए अभी पानी है, नदियों में पानी है, बारिश आ रही है, बाढ़ की स्थिति होती है, तो उसमें जो पानी है वो धारा रेखीय प्रवाह में नहीं होता है, वो उछलते कूदते हुए पानी बहता है, तो वहां पे वो धारा रेखीय प्रवाह नहीं है, उसको क्या बोलेंगे, विक्षुब्ध प्रवाह उसको बोलते हैं, टर्बुलेंस उसको, फ्लो उसको बोलेंगे। ठीक, तो यहाँ पे जो श्यानता है, श्यानता के लिए क्या होना चाहिए, धारा रेखीय प्रवाह होना चाहिए। ठीक है, कि जैसे मान लीजिए कोई नदी है और या, है ना, उसकी या ये सतह है, तो ये क्या हो गई, इसकी ये सतह हो गई, ये जमीन हो गई है, तो ये हो गया जमीन का तल है। अब इसके ऊपर में क्या है, जो जल है वो धारा रेखीय प्रवाह में बह रहा है। ठीक है, तो इस प्रकार से जो जल है,
तो इस प्रकार से यहाँ पे देखेंगे कि जो जल है वो इस प्रकार से धारा रेखीय प्रवाह में बह रहा है। तो ये जल के प्रवाह की दिशा को दर्शा रहा है, ये जल के प्रवाह की दिशा है। तो ये माना गया कि जो जल है इसमें हर एक सतह पे जो अणु है वो एक सरल रेखा में क्या कर रहे हैं, गति कर रहे हैं, एक सरल रेखा में बह रहे हैं वो। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे हम कैसा प्रवाह ले रहे हैं, जल का धारा रेखीय प्रवाह ले रहे हैं। तो ये जो है जल में ये धारा रेखीय प्रवाह है। ठीक, तो जल के जो अणु है वो सीधे सीधे बहेंगे एक लाइन में। तो ये मानेंगे कि ये जो जल है ये विभिन्न परतों से बनकर बना हुआ है, मिलकर बना हुआ है। ठीक है, तो ये क्या है यहाँ पे, तो ये जल की विभिन्न परतें हैं। तो ये जल की क्या है, विभिन्न परतें हैं, यानी डिफरेंट लेयर्स ऑफ वाटर है ये। ठीक है, तो ये माना गया कि जो जल है, वाटर है, वो विभिन्न परतों से, डिफरेंट लेयर से यहाँ पे बना हुआ है। ठीक, और हर एक सतह जो है, हर एक लेयर जो है वो अलग वेग से बह रही है। इसका वेग v1 है, इसका वेग v2 है, इसका वेग v3 है, इसका वेग v4 है। तो इस प्रकार से इन सभी का जो वेग है वो कैसा है, यहाँ पे अलग अलग है। तो श्यानता के लिए जो द्रव होगा उसमें धारा रेखीय प्रवाह होना चाहिए, और उसकी परतों के मध्य जो वेग है उसमें क्या होना चाहिए, अंतर होना चाहिए, डिफरेंस होना चाहिए। ठीक है, तो यहां पे हम देखेंगे कि इसके वेग और इसके वेग में क्या है, अंतर है। इसी तरह से सतह के सापेक्ष इसका वेग में अंतर है। तो यहां पे इसको क्या बोलेंगे, रिलेटिव वेलोसिटी है यहाँ पे। तो रिलेटिव वेलोसिटी यानी क्या है, यहाँ पे आपेक्षिक वेग है। तो यहाँ पे जल की जो विभिन्न सतह हैं उनके मध्य क्या है, आपेक्षिक वेग है। तो यदि दो चीज चल रही हैं, एक दूसरे से टच होके चल रही हैं, और उनके वेग में, आपेक्षिक वेग मतलब उनके वेग में अंतर है। ठीक है, तो आपेक्षिक वेग का मतलब क्या होता है कि v1 और v2 के वेग में क्या है, अंतर है, डिफरेंस है ना। उसी को रिलेटिव वेग या अपेक्षिक वेग उसको बोलेंगे। यदि दोनों समान है तो अपेक्षिक वेग शून्य होगा वहां पे। ठीक है, तो यहाँ पे रिलेटिव वेग, अपेक्षिक वेग होना जरूरी है। तो इन सभी के वेग में क्या है, अंतर है। तो जैसे हम ऊपर की ओर जाएंगे, ठीक है, तो वेग में वृद्धि होती है, वेग बढ़ता है। कभी बहते हुए पानी में, नदी में खड़े हुए हो तो आप देखोगे कि आपको ऊपर से धकेलेगा, वो पानी जो बह रहा है आपको ऊपर से धकेलेगा। आपके पैर पीछे जाएंगे, आपका शरीर आगे आएगा, आप जमीन में, उसमें पानी में गिर जाओगे। पानी में बहते हैं ना, बोलते हैं बह रहा है पानी, तो आदमी पानी के साथ बह गया। तो कैसे बह गया, तो भाई वो यहाँ पे खड़ा रहा होगा, यहाँ पे इस प्रकार से खड़ा है। तो जब वो इस प्रकार से यहाँ पे खड़ा है तो यहाँ से जो वेग है वो कम है, यहाँ पे वेग क्या है, ज्यादा है, तो यहाँ से धक्का देगा उसको, यहाँ से कम धक्का लगेगा। ठीक है, तो ये आगे की ओर क्या होगा, गिर जाएगा, गिरेगा तो बह जाएगा, क्योंकि पानी का वेग बहुत ज्यादा होता है वहां पे, है ना। तो यहाँ पे देखेंगे कि वेग में ऊपर जा रहे हैं तो क्या हो रही है, वृद्धि हो रही है। तो v1 जो वेग है ये कम है, इससे v2 ज्यादा है, इससे v3 ज्यादा है, इससे v4 ज्यादा है। ठीक है, तो इस तरह से ऊपर की ओर जाने पर जो विभिन्न परतें आएंगी उनका वेग क्या होते जा रहा है, यहाँ पे बढ़ते जा रहा है। तो यहाँ पे यदि दो वस्तुओं के मध्य आपेक्षिक वेग है, दोनों समान दिशा में चल रहे हैं, लेकिन एक तेजी से चल रहा है और दूसरा उसकी तुलना में धीरे चल रहा है। ठीक है, तो दोनों एक दूसरे के टच होके जा रहे हैं, तो दोनों के मध्य क्या होगा, घर्षण होगा, फ्रिक्शन होगा। ठीक है, तो यहाँ पे इन दो सतहों के मध्य, है ना, प्रत्येक दो सतह के मध्य आपेक्षिक वेग है, रिलेटिव वेलोसिटी है, तो इसके कारण इनके मध्य क्या होगा, यहाँ पे घर्षण होगा। घर्षण पड़े थे, एक स्थिर है दूसरी चल रही है, या एक चल रही है दूसरी भी चल रही है, दोनों के वेग में अंतर है, तो उनके मध्य क्या होगा, वहां पे फिर घर्षण होगा। तो ये जो घर्षण होगा वो क्या करेगा, इनके आपेक्षिक वेग का विरोध करेगा।
ठीक है, कि यदि एक सतह चल रही है यहाँ पे 10 मीटर प्रति सेकंड के वेग से और दूसरी चल रही है 20 मीटर प्रति सेकंड के वेग से, तो घर्षण बल जो है इन दोनों को जो अपेक्षिक वेग है, ठीक है, उसका क्या करेगा, विरोध करेगा और उनके प्रवाह को क्या करेगा, वो रोकेगा। विरोध करेगा मतलब इनके वेग के, अपेक्षिक वेग के विरुद्ध कार्य करेगा। तो ये जो घर्षण बल अपेक्षिक वेग के विरुद्ध कार्य कर रहा है, यही क्या कहलाता है, श्यानता कहलाता है। ठीक है, तो श्यानता का मुख्य कारण क्या होता है, अपेक्षिक वेग। यदि दो द्रव की दो सतहों के मध्य अपेक्षिक वेग है, तो उस समय उन दोनों सतहों के मध्य एक घर्षण बल कार्य करता है जो उस द्रव के प्रवाह का वेग का विरोध करता है। तो उस घर्षण बल को ही क्या बोलेंगे हम, उस द्रव की श्यानता बोलेंगे। आई बात समझ में? तो पहले इसमें नोट करिएगा। और श्यानता किसका गुण होता है, द्रवों का, है ना। ठोस में हो सकती है कि ध्यान, श्यानता नहीं हो सकती है, क्योंकि ठोस की जो विभिन्न लेयर होंगी उनके मध्य कोई अपेक्षिक वेग नहीं है ना। सभी लेयर कैसी हैं, स्थिर हैं, तो वहां कोई अपेक्षिक वेग नहीं है, तो ठोस में श्यानता संभव नहीं है। गैसों में हो सकती है, उसको आगे देखते हैं। पहले इसमें नोट करिए, पहले इसमें लिखिएगा, यह माना जाता है, यह माना जाता है कि द्रव, यह माना जाता है कि द्रव विभिन्न परतों से, विभिन्न परतों से मिलकर बना है। यह माना जाता है कि द्रव विभिन्न परतों से मिलकर बना है। नेक्स्ट, श्यानता के लिए, श्यानता के लिए द्रव में धारा रेखीय प्रवाह होना चाहिए, धारा रेखीय प्रवाह होना चाहिए, धारा रेखीय प्रवाह होना चाहिए। नेक्स्ट की, द्रव की दो परतों के मध्य वेग में अंतर होने के कारण, द्रव की दो परतों के मध्य वेग में अंतर होने के कारण उनके मध्य अपेक्षिक वेग, रिलेटिव वेलोसिटी, उनके मध्य अपेक्षिक वेग, रिलेटिव वेलोसिटी होती है, रिलेटिव वेलोसिटी होती है। इससे उनके मध्य, इससे उनके मध्य घर्षण बल कार्य करता है, इससे उनके मध्य घर्षण बल कार्य करता है, जो उनके अपेक्षिक वेग का, जो उनके अपेक्षिक वेग का विरोध करता है, जो उनके अपेक्षिक वेग का विरोध करता है। इसे श्यानता कहते हैं, विस्कोसिटी कहते हैं। नेक्स्ट के, श्यानता द्रव के विभिन्न परतों के मध्य आंतरिक घर्षण बल के कारण होती है। श्यानता द्रव की विभिन्न परतों के मध्य आंतरिक घर्षण बल के कारण होती है। ठीक है,
अब जैसे कि कोई एक गिलास है, इस गिलास में क्या लेते हैं हम, एक पानी ले लेते हैं, पानी, और वैसा ही दूसरा गिलास है और दूसरे गिलास में क्या ले लेते हैं हम, शहद ले लेते हैं। तो एक में हमने पानी ले लिया और दूसरे में हमने क्या ले लिया, शहद ले लिया, और दोनों को एक साथ हिलाया और हिला के दोनों को एक साथ छोड़ दिया, ठीक है, या किसी मशीन के ऊपर रख दिए, मशीन हिलेगी, दोनों एक साथ हिलेंगे और दोनों एक साथ स्थिर हो जाएंगे। तो किस में जो द्रव है वो जल्दी ठहर जाएगा, स्थिर हो जाएगा? तो हम देखेंगे कि यदि दोनों को हिला के एक साथ छोड़ा जाए तो शहद पहले स्थिर हो जाता है, पानी देरी से स्थिर होता है। तो इसका मतलब है कि शहद की जो विभिन्न परतें हैं उनके मध्य कार्य करने वाला घर्षण बल अधिक है, और वो घर्षण बल उसकी गति का क्या कर रहा है, विरोध, तो उसको जल्दी से स्थिर कर दिया। तो इससे हमको ये समझ में आता है कि जो गाढ़ा द्रव होता है उसकी श्यानता क्या होती है, अधिक, और पतले द्रव की क्या होती है, कम। तो नेक्स्ट उसमें लिखिएगा, गाढ़े द्रव की श्यानता पतले द्रव से अधिक होती है। गाढ़े द्रव की श्यानता पतले द्रव से अधिक होती है, ठीक। जैसे शहद की, जैसे लिख ले, जैसे शहद ग्लिसरीन, जैसे शहद ग्लिसरीन आदि की जल से अधिक होती है, जैसे शहद ग्लिसरीन आदि की जल से अधिक होती है, ठीक है। नेक्स्ट के आदर्श द्रव यानी आइडल फ्लूइड, आदर्श द्रव आइडल फ्लूइड में श्यानता नहीं होती है। आदर्श द्रव में, आइडल फ्लूइड में श्यानता नहीं होती है, इसको याद रखिएगा। यदि पूछा आदर्श द्रव में श्यानता होती है क्या, नहीं होती है। आदर्श द्रव किसको बोलते हैं आगे देखेंगे उसको बाद में, ठीक है। तो आदर्श द्रव में श्यानता का मान क्या होता है, वहां पे शून्य होता है, ठीक। उसके बाद में नेक्स्ट किए, द्रवों में श्यानता गैसों से अधिक होती है। द्रवों में श्यानता गैसों से अधिक होती है। तो जो द्रव होते हैं उनमें श्यानता गैसों से क्या होती है, अधिक होती है, ठीक है। नेक्स्ट किए, द्रवों में श्यानता अणुओं के मध्य लगने वाले ससंजक बल के कारण होती है। लगने वाले अणुओं के मध्य लगने वाले ससंजक बल के कारण होती है। नेक्स्ट, श्यानता द्रव का गुण होता है। श्यानता द्रव का गुण होता है। ठोस में श्यानता नहीं होती है, ठीक है। तो ठोस में जो है श्यानता नहीं होती। इसको नोट कर लिए हो? इसको नोट कर लो, फिर इसके बाद में आगे देखते हैं। अब इसके बाद में देखेंगे कि जो श्यानता है वो किस पर निर्भर करती है। तो बोल सकते हैं कि श्यानता निम्न कारकों या फैक्टर पर निर्भर करती है। तो पहला होता है यहां पे द्रव की प्रकृति। तो द्रव की प्रकृति का मतलब है कि जो गाढ़ा द्रव है
की श्यानता क्या होती है, ज्यादा पतले द्रव से। तो ये द्रव की प्रकृति हो गई कि द्रव गाढ़ा है या फिर वो पतला है। दूसरा, दाब पर निर्भर करती है, यानी प्रेशर पर निर्भर करती है। तो जो श्यानता होती है ये दाब के प्रेशर के अनुक्रमानुपाती होती है। तो दाब बढ़ने पर, जो प्रेशर बढ़ने पर श्यानता क्या होती है, बढ़ती है। ठीक। उसके बाद में निर्भर करती है ताप पर, टेम्परेचर पर। तो यदि हम देखते हैं जो द्रव होते हैं, ठीक है, द्रव का यदि तापक्रम बढ़ाएंगे, टेम्परेचर बढ़ाओगे, तो उसके अणुओं के मध्य जो ससंजक बल कार्य करता है, वो ससंजक बल क्या हो जाएगा, वहां पे कम हो जाएगा। ससंजक बल द्रव के अणुओं के मध्य आकर्षण बल है ना, एक ही द्रव के अणुओं के मध्य जो आकर्षण बल कार्य करता है उसको क्या बोलते हैं, ससंजक बल। तो यदि उसका तापक्रम बढ़ाओगे तो द्रव के अणु दूर दूर हो जाएंगे, उनके मध्य कार्य करने वाला बल क्या हो जाएगा, ससंजक बल कम हो जाएगा, तो श्यानता भी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो तापक्रम वृद्धि करेंगे, ठीक है, करने पर द्रव की श्यानता घटती है। तो यदि तापक्रम वृद्धि करोगे तो द्रव की श्यानता क्या होगी, घटेगी। जबकि गैसों की श्यानता बढ़ती है। तो इसको याद रखिएगा। ठीक है, तो तापक्रम वृद्धि करने पर द्रव की श्यानता घटेगी और गैसों की श्यानता क्या होगी, बढ़ेगी। हो गया, नोट कर लिए। तो श्यानता बल जो है, ठीक है, ये किसके मध्य कार्य करता है, द्रव की परतों के मध्य। ठीक है, तो द्रव की परतों के मध्य जो ये श्यानता बल कार्य करता है, ठीक है, ये किस पर निर्भर करता है, तो द्रवों की दो परतों के मध्य कार्य करने वाला श्यान बल निम्न कारकों पर निर्भर करता है। ठीक, तो जो ये श्यान बल है, द्रव की परतों के मध्य जो कार्य करता है श्यान बल, इसको यहाँ पे F से दर्शा देते हैं कि ये बल है, F है ये। तो ये जो श्यान बल होता है ये द्रवों की जो उभयनिष्ठ यानी कि कॉमन सरफेस है, ठीक है, वह सरफेस जिससे एक दूसरे से टच है, वो जहां पे टच नहीं है उसको नहीं लेना है, जहां पे एक दूसरे से संपर्क बनाए हुए हैं, है ना, तो उस सरफेस का क्या लेंगे हम, क्षेत्रफल ले लेंगे। तो जैसे एक ये द्रव है, ये इसकी सरफेस है, ठीक, और इसी के साथ में दूसरा द्रव लगा हुआ है और ये उसकी सरफेस है यहाँ पे, तो दोनों की सरफेस एक दूसरे से मिली हुई है, तो उनकी क्या हो जाएगी, वो कॉमन सरफेस, उभयनिष्ठ या संपर्क सरफेस बोलेंगे, और उसका क्या होगा, क्षेत्रफल हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे द्रव की सतह के क्षेत्रफल के क्या होता है, ये अनुक्रमानुपाती होता है। ठीक, दूसरा हम देखेंगे कि जो द्रव होते हैं, इन द्रवों में दूरी के अनुसार, जैसे हम दूरी जा रहे हैं, है ना, जमीन से ऊपर की तरफ जा रहे हो, तो वेग में क्या आ रहा है, परिवर्तन आ रहा है। तो इसका वेग ज्यादा कम है, इसका वेग ज्यादा है, इसका ज्यादा है, इसका और जा रहा है। तो दूरी के अनुसार, ठीक है, दूरी में परिवर्तन के अनुसार किस में परिवर्तन आ रहा है, वेग में परिवर्तन आ रहा है, तो इसको बोलते हैं वेग प्रवणता।
ठीक है। वेलोसिटी ग्रेडियंट इसको बोलेंगे, वेग प्रवणता यानी दूरी के अनुसार वेग में परिवर्तन। तो ये जो श्यान बल होता है वेग प्रवणता के भी अनुक्रमानुपाती होता है, ठीक है। तो हम बोल सकते हैं कि जो श्यान बल है ये अनुक्रमानुपाती होता है यहाँ पे उनकी क्षेत्रफल के, और दूसरा वेग प्रवणता के अनुक्रमानुपाती होता है, ठीक। तो यहां पर जो ए है ये द्रवों की संपर्क सतहों का क्षेत्रफल है, एरिया है ये। दूसरा यहां पे देखेंगे dv बटा dx क्या है, तो ये इसको बोलते हैं वेग प्रवणता। तो क्षेत्रफल और वेग प्रवणता के क्या होता है, ये अनुक्रमानुपाती होता है। अब इस अनुक्रमानुपाती के चिन्ह को यहाँ पे ओपन करेंगे तो एक स्थिरांक मिलता है, कांस्टेंट मिलता है, और इस स्थिरांक को बोलते हैं यहाँ पे श्यानता गुणांक। तो ये द्रव का क्या कहलाएगा, श्यानता गुणांक कहलाएगा। तो ये एक स्थिरांक है, कांस्टेंट है कि स्थिरांक है, जो पदार्थ की प्रकृति पर निर्भर करता है। तो ये जो है पदार्थ की किस पर निर्भर करता है, प्रकृति पर निर्भर करता है। अब यहाँ पे देखेंगे माइनस का चिन्ह आया है, तो माइनस का चिन्ह आया तो ये क्या दर्शाता है कि जो श्यानता बल है वो द्रव के प्रवाह की दिशा के विपरीत दिशा में काम करता है, क्योंकि श्यानता बल क्या है, घर्षण बल है, और घर्षण बल हमने देखा था घर्षण बल की दिशा क्या होती है, ठीक है, आरोपित बल के विपरीत दिशा में होती है, ठीक है। तो यहाँ पे माइनस का चिन्ह दर्शाता है, ठीक है, कि श्यान बल की दिशा द्रव के प्रवाह की दिशा के विपरीत होती है। तो ये बताता है कि श्यान बल जो है एक विरोधी बल है, ठीक है, जो द्रव के प्रवाह का विरोध कर रहा है ना, इसलिए उसको माइनस के चिन्ह से यहाँ पे दर्शाया गया। तो यहाँ पे जो श्यानता गुणांक होता है, श्यानता गुणांक ठीक, ये श्यानता गुणांक जो है ये कैसी राशि है, तो एक अदिश राशि है, या श्यानता बोलेगा कि श्यानता कैसी राशि है, तो एक अदिश राशि है ये, ठीक है। अब इसका जो सीजीएस मात्रक होगा, सीजीएस मात्रक, तो यदि सीजीएस मात्रक इसका देखेंगे तो वो हम कैसे यहाँ पे निकालेंगे। तो श्यानता गुणांक का यदि आपको मात्रक निकालना है तो ये श्यानता गुणांक है, तो ये क्या हो जाएगा, बल फोर्स अपॉन एरिया इंटू डीवी अपॉन डीएक्स हो जाएगा, ठीक। तो बल का क्या होता है, न्यूटन, ठीक है। एरिया का सीजीएस में क्या लोगे, सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। वेग का क्या होता है, वेग को क्या बोलते हो, वेग क्या होता है, विस्थापन बटा समय, ठीक है। तो इसको क्या बोलोगे, सेंटीमीटर बटा सेकंड, ठीक है, लेंथ है। और अपॉन क्या हो जाएगा, dx, dx यानी क्या है, दूरी है, तो दूरी को क्या लोगे यहाँ पे, सेंटीमीटर, तो ये सेंटीमीटर सेंटीमीटर क्या हो जाएगा, कट जाएगा, ठीक है। यहाँ पे न्यूटन की जगह डाइन लिखना पड़ेगा क्योंकि हम क्या ले रहे हैं, सीजीएस, तो यहाँ पे डाइन लिखेंगे क्योंकि सीजीएस ले रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये डाइन हो जाएगा, सेकंड ऊपर आ जाएगा, डाइन सेकंड पर सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। तो इसको लिखेंगे डाइन
सेंटीमीटर सॉरी सेकंड, 9 सेकंड पर सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये इसका क्या होगा यहाँ पे सीजीएस होगा। अगर इसका हम यहाँ पे देखें कि जो 1 डाइन सेकेंड पर सेंटीमीटर स्क्वायर, इसको क्या बोलते हैं 1 पॉइस, इसको क्या बोलते हैं पॉइस। ठीक है, तो इसको क्या बोलते हैं एक पॉइस बोलते हैं, या ऐसे लिख देते हैं सीधा पॉइस। ठीक है, तो इसको यहाँ पे एक पॉइस इसको बोलते हैं। और यदि हम देखें यहाँ पे इसका जो एसआई मात्रक होगा, तो डाइन की जगह क्या हो जाएगा न्यूटन, सेकंड की जगह सेकंड ही रहेगा, और सेंटीमीटर की जगह क्या होगा मीटर स्क्वायर। ठीक है, तो इसको बोलते हैं पाइजोली। ठीक है, तो ये वैज्ञानिक के नाम पे रखे गए हैं पाइजोली। ठीक है, तो यहां पे इसका जो विमीय सूत्र होगा, विमीय सूत्र, तो इसका विमीय सूत्र क्या होगा न्यूटन। न्यूटन का क्या होता है MLT, है ना, फोर्स है, न्यूटन क्या बल है फोर्स है, तो फोर्स का क्या लोगे MLT -2। ठीक है, एरी का क्या लोगे L स्क्वायर, लेंथ का स्क्वायर। ठीक, वेलोसिटी का क्या लोगे LT -1। ठीक, और dx यानी लेंथ है उसका क्या लोगे L, तो ये L और ये L क्या हो जाएगा यहाँ पे कैंसिल हो जाएगा। ठीक, तो यहाँ पे ये L स्क्वायर ऊपर आएगा तो क्या हो जाएगा माइनस, तो ये हो जाएगा ML -1। ठीक है, और ये T ऊपर आएगा तो प्लस हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा ये माइनस, तो ये इसका क्या होगा यहाँ पे विमीय सूत्र हो जाएगा। ठीक, अब यहाँ पे जो पाइस और पाइजोली है इसमें क्या संबंध होता है। ठीक है, तो एक पाइजोली जो होता है वो 10 पाइस के बराबर होता है, तो एक पाइजोली जो है वो 10 पाइस के बराबर यहाँ पे होगा। ठीक, इसको नोट करिए। तो इसके बाद में यहाँ पे देखते हैं कि एक होता है क्रांतिक वेग। क्रांतिक वेग यानी कि क्रिटिकल वेलोसिटी। तो क्रांतिक वेग या क्रिटिकल वेलोसिटी का मतलब होता है कि द्रव के प्रवाह का वह उच्चतम वेग जिस पर उसका प्रवाह रेखीय रहता है। ठीक है, क्रांतिक वेग कहलाता है। इससे अधिक वेग होने पर प्रवाह विक्षुब्ध, टर्बुलेंट हो जाता है। ठीक है, तो धारा रेखीय प्रवाह में जल जो है वो सीधा उसकी जो लेयर है वो सीधी सीधी इस प्रकार से प्रवाहित होंगे, और टर्बुलेंट में क्या होगा जल जो है इस तरह से उसकी जो लेयर है वो, ठीक है, किसी भी दिशा में आड़ी तिरछी, ठीक है, उस प्रकार से फ्लो होंगी, तो उसको क्या बोलेंगे कि उसमें टर्बुलेंट्स है। ठीक है, उसमें विक्षुब्ध है। तो यहाँ पे क्रिटिकल वेग का मतलब क्या हो गया, तो द्रव जब बह रहा है तो उसका वह अधिकतम वेग, ठीक है, जिस पर उसका प्रवाह कैसा रहना चाहिए, धारा रेखीय प्रवाह होना चाहिए। ठीक है, धारा रेखीय कर दो इसको, धारा रेखीय प्रवाह होना चाहिए। तो जिस पर उसका प्रवाह धारा रेखीय रहता है द्रव का अधिकतम वेग, उसको क्या बोलेंगे उसका क्रांतिक वेग। तो ये जो क्रांतिक वेग है इसको VC से दर्शाते हैं, V यानी वेग, C यानी क्रांतिक हो गया। तो ये जो क्रांतिक वेग है ये किस पर निर्भर करता है, तो क्रांतिक वेग निर्भर करता है श्यानता गुणांक। ठीक है,
तो क्रांतिक वेग किस पर निर्भर करेगा? श्यानता गुणांक। श्यानता गुणांक के क्या होगा? वो अनुक्रमानुपाती होगा। इसके अलावा निर्भर करेगा कि जो द्रव है उसका जो आपेक्षिक घनत्व है, विशिष्ट घनत्व है, ठीक है, वो कितना है। तो यहाँ पे जो द्रव का वेग है ये उसका क्या हो गया? आपेक्षिक घनत्व हो गया, ठीक है। और दूसरा निर्भर करता है नली के व्यास पर। तो जिस नली में वो द्रव बह रहा है उस नली का क्या है? ये व्यास है। तो श्यानता गुणांक पे निर्भर करेगा, आपेक्षिक घनत्व पे निर्भर करेगा और नली के व्यास पर निर्भर करेगा। जिस नली में वो बह रहा है उस नली का व्यास यहाँ पे कितना है, ठीक है। तो यहाँ पे हम देखेंगे कि जो ये क्रिटिकल वेग है ये श्यानता गुणांक पर निर्भर करता है, ठीक, घनत्व पे निर्भर करता है और नली के व्यास पर यह निर्भर करता है। अब इस अनुक्रमानुपाती के चिन्ह को जब ओपन करेंगे तो यहाँ पे हमको एक कांस्टेंट मिलेगा और इस कांस्टेंट को यहाँ पे के से दर्शाएंगे। तो ये जो कांस्टेंट के है इसको बोलते हैं रेनॉल्डो संख्या, ठीक है। तो के जो है इसको बोलते हैं रेनॉल्डो संख्या, ठीक है। तो रेनॉल्डो संख्या से हमको ये पता चलता है कि जो द्रव का प्रवाह है वो कैसा रहेगा, रेखीय रहेगा या फिर वो विक्षुब्ध प्रवाह रहेगा, ठीक है। तो यदि रेनॉल्डो संख्या का जो मान होता है, तो यदि हम देखेंगे कि जो रेनॉल्डो संख्या का मान है वो 0 से 2000 के बीच में, ठीक है। तो द्रव का प्रवाह जो होता है धारा रेखीय प्रवाह होता है, धारा रेखीय प्रवाह। तो द्रव में धारा रेखीय प्रवाह होगा। यदि के का मान जो है वो 2000 से 3000 के मध्य होता है तो द्रव का अस्थायी प्रवाह होता है, अस्थायी प्रवाह होता है, ठीक है। यानी कि उसका जो प्रवाह है वो धारा रेखीय से क्या हो सकता है? विक्षुब्ध हो सकता है, ठीक है, स्थायी नहीं है। धारा रेखीय से कभी भी किसी भी समय वो क्या हो सकता है? विक्षुब्ध हो सकता है, ठीक है। तो द्रव का प्रवाह धारा रेखीय से विक्षुब्ध हो सकता है, ठीक है। ये अस्थायी है, नंबर ये वाला अस्थायी है। और यदि रेनॉल्डो संख्या का जो मान है वो यहाँ पे 3000 से अधिक होता है तो आप बोल सकते हो कि द्रव तो विक्षुब्ध प्रवाह में ही रहेगा, ठीक है। तो हम बोलेंगे यहाँ पे विक्षुब्ध प्रवाह ही रहेगा। निश्चित है कि द्रव का प्रवाह कैसा रहेगा? यहाँ पे विक्षुब्ध रहेगा, ठीक। इसको नोट करिए। तो यदि कभी इसमें क्वेश्चन पूछ लिया कि रेनॉल्डो संख्या का मान 1000 है तो द्रव का प्रवाह कैसा होगा? धारा रेखीय होगा, विक्षुब्ध होगा, ठीक है, या अस्थायी होगा। तो आप बता सकते हो 1000 है मतलब धारा रेखीय है, या बोल दिया 4000 है तो क्या होगा? तो 4000 है तो क्या होगा? विक्षुब्ध प्रवाह होगा, ठीक। तो इस तरह से इसमें आपको क्वेश्चन पूछ सकता है, तो इसको नोट कर लो, बाकी नेक्स्ट क्लास में इसमें देखते हैं।